राहुल को रिग्रेट हो रहा था कि मयूरी बिल्कुल साफ सुथरी थी, लेकिन फिर भी उसने 3 साल पहले उसे छोड़ दिया था। एक गलत फहमी के कारण राहुल ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। अब उसको अंदर ही अंदर बड़ा पछतावा भी हो रहा था। तभी जैसे ही वो अपने ऑफिस में था, मयूरी वहां आ चुकी थी। मयूरी ने भी कदम बढ़ाकर उससे कहा था कि ये तो 3 साल से तुम्हारा जो सहारा था, उसने धोखा देने की इजाजत दे दी थी। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 16 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। चलिए, आज से हमारी कहानी शाम को 6 बजे हर रोज आपको हमारे चैनल सुकून एफएम पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और आगे कहा, अब तुम्हें पता चला कि तुम गलत थे। तुम्हें पछतावा हो रहा है। खुशी तुम्हारे हाथों में थी राहुल, लेकिन तुमने उसे खुद मसल दिया था। उसके बाद सुनकर राहुल ने जोर से हंसकर कहा, तुम मुझ पर हंसने आई हो? तुम जीत गई मयूरी। तुम बहुत निर्दयी हो। राहुल की हंसी में दर्द था। निर्दयी, यह शब्द सुनकर मयूरी की मुस्कान गायब हो गई। तभी राहुल ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर मयूरी के कंधे पकड़ लिए और उसे झकझोर कर कहा, तुम खुश हो ना मुझे तड़पाकर? आखिर हम यहां तक कैसे पहुंचे मयूरी? तुम तो तभी मधु बीच में आने को हुई, लेकिन मयूर ने उसे इशारे से रोक दिया। उसने राहुल की आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, राहुल, तुम पूछते हो कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। दरअसल ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। उसने अपना हाथ छुड़ाया और अपनी बात आगे बढ़ाकर बोली, 3 साल पहले उस कमरे में सिर्फ मैं और वो सचिन गुप्ता था। लेकिन तस्वीरें किसने ली? वो बाहर कैसे आई? अगर मैं नशे में थी तो मैं उस कमरे में क्यों गई? और सबसे बड़ी बात, मयूरी ने एक गहरा तीर छोड़कर आगे कहा, शनाया, कविशा और आंटी, ये सब उसी दिन वहीं पर थे। क्या तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा? उसकी बात सुनकर राहुल अवाक रह गया। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? आगे से मयूरी ने साफ शब्दों में कहा, मेरा मतलब साफ है। तुमने मुझसे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन अगर वो घटना एक नाटक थी तो उसे रचने वाला कौन था? कौन चाहता था कि हम अलग हो जाएं? मयूरी की आंखों में कविशा पर टिक गई। राहुल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। पीछे खड़ी कविशा को देखा। उसकी आंखों में संदेह की चिंगारी भड़क उठी। उसने दहाड़ कर कहा, कौन है? आखिर कौन है वो? मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। मयूरी की नजरें कविशा के पीले पड़े चेहरे पर टिक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, राहुल, क्या अपराधी को ढूंढना इतना मुश्किल है? जो व्यक्ति इस खबर को सबसे ज्यादा फैला रहा था, वो सच्चाई का गवाह बना फिर रहा था। शनाया और उसके करीबी। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर कविशा कांपने लगी। वो जानती थी कि मयूरी ने बिना नाम लिए राहुल के दिमाग में शक का बीज बो दिया। तभी मयूरी ने अपनी बात पूरी करके कहा, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। तभी पीछे से राहुल ने उसे रोकने की कोशिश करके कहा, मयूरी, और उसका गला रुंध गया। उसकी आवाज सुनकर मयूरी रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। उसने ऐसे ही खड़े खड़े स्पाट स्वर में कहा, कल मैं डायरेक्टर निक वाली सभी शेयर तुम्हें वापस कर दूंगी। राहुल के शेयरों की परवाह नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, क्यों? मयूरी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, राहुल, क्या तुम्हें पता नहीं? मैं तुमसे नफरत करती थी। जब मुझे परिवार से निकाला गया, मैं चाहती थी कि तुम मेरी मदद करो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह, मेरे प्रेमी की तरह। लेकिन तुमने मुझे त्याग दिया। इसलिए मैंने बदला लेने की सोची। मैं चाहती थी कि तुम तड़पो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसक कर कहा, मयूरी। तभी मयूरी ने आगे कहा, लेकिन आज आज मुझे एहसास हुआ कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मयूरी की आवाज बदल गई। उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने मुड़कर राहुल को देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची दीप्तिमान मुस्कान थी जो राहुल ने सालों से नहीं देखी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, क्योंकि अब मेरे पास सिद्धार्थ है, एक ऐसा आदमी जो मुझे सच में समझता है। क्या तुम्हें पता है, कल जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, उसने मेरे अतीत के बारे में एक सवाल तक नहीं पूछा। वो बस मेरे साथ खड़ा रहा। तुमने मुझे खो दिया राहुल, हमेशा के लिए। मयूरी के लिए शब्द राहुल के सीने में खंजर की तरह उतरे। उसने उसे खोया नहीं था, उसने उसे अपने हाथों से दूर धकेला था।
राहुल वहीं खड़ा रह गया, अपनी मूर्खता और पछतावे की आग में जलता हुआ। मयूरी मुड़ी और कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चली गई। राहुल ने बिना समझे मयूरी का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन मयूरी के कदम नहीं रुके। वो चलती रही और बिना मुड़े अपनी ठंडी आवाज में बोली, मेरा पीछा मत करो राहुल। मेरी शादी सिद्धार्थ से हो चुकी है, 6 महीने हो गए हैं। उसकी बात सुनकर राहुल के कदम वहीं जम गए। उसे लगा जैसे उसके कानों ने उसे धोखा दिया हो। तभी मयूरी ने मुड़कर उसकी आंखों में देखकर आगे कहा, जब मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, तब तुमने मेरी मदद से मना कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने मेरी मदद की। शादी एक शर्त थी, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा। राहुल, तुम अब भी नहीं समझते। तुम ही थे जिसने मुझे अपने हाथों से सिद्धार्थ के पास धकेला था। उसकी बात सुनकर राहुल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। मयूरी के गाड़ी में बैठकर मधु ने उत्साहित होकर मयूरी को अंगूठा दिखाकर कहा, ओह वाह मयूरी, वाह, तुम दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो। राहुल अब पछतावे की आग में जल रहा होगा। मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा ही। मयूरी ने खिड़की के बाहर देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। उसने एक गहरी सांस लेकर सुकून के साथ कहा, कभी कभी कई बातें किस्मत पर डिपेंड होती हैं। तभी मधु ने अपनी कोहनी से मयूरी को हल्का सा धक्का देकर उसे छेड़कर कहा, ओह, क्या तुम कह रही हो कि तुम और यंग मास्टर सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए बने हो? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी मधु की छेड़खानी जारी रखकर उसने आगे कहा, मुझे लगता है यंग मास्टर सिद्धार्थ को तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। तभी तो 6 महीने पहले ही तुम्हें देखते ही उन्होंने न केवल मदद की, बल्कि शादी भी कर ली। मधु ने आवाज धीमी की और उससे आगे पूछा, तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? मतलब यंग मास्टर सिद्धार्थ थोड़ा सख्त दिखते हैं ना? तभी मयूरी ने उसे बीच में टोक कर कहा, मधु, बकवास बंद करो। वो एक जेंटलमैन है। मयूरी मन ही मन जानती थी कि सिद्धार्थ बाहर से चाहे कितना भी दबंग और बेपरवाह क्यों न दिखे, उसके साथ हमेशा वो संयमित रही है। उसे डर था कि सिद्धार्थ उसे अपवित्र मानकर नफरत करेगा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई कि वो निर्दोष है, तो उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। वो जानती थी कि वो अपना सब कुछ सिद्धार्थ को सौंपने के लिए तैयार है। तभी मधु ने शरारती हंसी के साथ कहा, मयूरी, ये तुम्हारी गलती है। सिद्धार्थ 30 साल के हैं और तुम उन्हें कब तक इंतजार करवाओगे? देखो, मुझे पता है तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो। क्या मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दूं? लेकिन आगे से मयूरी ने झेप कर उसका हाथ पकड़कर कहा, मधु, तुम बहुत बिगड़ गई हो। आगे से मधु ने जोर से हंसकर कहा, देख लेना, अब जब तुम निर्दोष साबित हो गई हो, तो अगले 2 दिनों में तुम दोनों। उसकी बात ये सुनकर मयूरी ने शर्मा कर कहा, बस भी करो मधु। मयूरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। घर लौटने के बजाय मयूरी सीधे गुलेरिया किंग के ऑफिस गई। वो सिद्धार्थ से मिलना चाहती थी। उसे पता चला कि सिद्धार्थ वही व्यक्ति है जिससे वो 3 साल पहले मिली थी और जिसे वो दिल दे बैठी थी। यह एहसास उसे चुंबक की तरह उसी की तरफ खींच रहा था। तभी मयूरी को देखते ही रिसेप्शन हॉल में सन्नाटा छा गया। एम्प्लॉय कानाफूसी करने लगे। मैडम आई हैं। तभी चेतन ने तुरंत आगे बढ़कर मयूरी का स्वागत करके कहा, मैडम, आप यहाँ? सर, एक मीटिंग में जाने वाले हैं, वो अभी कैबिन में है। ये कहते हुए चेतन ने सिद्धार्थ का कैबिन का दरवाजा खोला। ऑफिस में सिद्धार्थ सोफे के साथ खड़ा था। उसने एक हाथ में फाइल ली थी और उसका दूसरा हाथ अपनी जैकेट पर था। वो जाने ही वाले थे। मयूरी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। होठों पर एक मोहक मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान इतनी स्पष्ट थी कि मयूरी उसे अपनी नजरें नहीं मिला पाई। तभी चेतन ने समझदारी दिखाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सिद्धार्थ ने जैकेट वापस रख दी और जेब में हाथ डालकर मयूरी को देखकर कहा, वहां लकड़ी के गट्ठे की तरह क्यों खड़ी हो? इधर आओ। मयूरी हिचकिचाकर आगे बढ़ी। जैसे वो उसके करीब पहुंची, सिद्धार्थ ने फाइल एक तरफ फेंकी और उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? उसकी मर्दाना खुशबू और शरीर की गर्मी ने मयूरी को मदहोश कर दिया था। तभी सिद्धार्थ ने कोमलता से पूछा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम मुझे पहले से जानती थी? तुम बहुत बुरी हो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। सिद्धार्थ ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। मैंने सुना है आज सुबह तुमने मीडिया के सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो खुलकर कहो।
इस तरह नखरे दिखाकर बात करना बंद करो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे हबी को यह सुनना अच्छा लगता है? उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। उसने विरोध करके कहा, किसने प्यार का इजहार किया बेशर्म? ये सब किया है तुमने और कह मुझे रहे हो। लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू थी। सिद्धार्थ की आंखों में एक शिकारी की चमक थी। वो झुकने लगा। ये देखकर मयूरी घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, सिद्धार्थ ये ऑफिस है, मुझे छोड़ो। उसने सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे हटी और एक छोटी मेज से टकराकर सीधे कालीन पर गिर पड़ी। सिद्धार्थ उसे पकड़ने के लिए झुका ही था कि दरवाजा खुल गया। एक आवाज आई, सर मीटिंग का समय। चेतन अंदर आया और अंदर का दृश्य देखकर वो पत्थर सा जम गया। मयूरी जमीन पर पड़ी थी, बाल बिखरे थे। सिद्धार्थ उसके ऊपर झुके हुए था। उसका हाथ उसकी कमर पर था। यह दृश्य बेहद भार्मक और अंतरंग लग रहा था। तभी सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर चेतन घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, जी 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 सर। और इतना कहते हुए चेतन बिजली की स्पीड से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी को उठाकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं तो बस एक किस करना चाहता था, तुम इतना घबरा क्यों गई? लेकिन आगे से मयूरी ने कहा, मैं घर जा रही हूँ। मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने अपना पर्स उठाया और वहां से भाग गई। बाहर कर्मचारी दबे जुबान में बात कर रहे थे। अरे सर तो ऑफिस में भी। उसकी बातें सुनकर मयूरी ने कान बंद कर लिए। शाम को विला में मयूरी सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। जब उसको बेंटली की हेडलाइट्स दिखी तो वो इतनी उत्साहित थी कि जूते पहनना ही भूल गई। नंगे पैर ही पोर्च की सीढ़ियों पर दौड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कार से उतरा। काले सूट में वो रात के अंधेरे में बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी नजर मयूरी के नंगे पैरों पर पड़ी, जो ठंडे पत्थरों पर थे। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो सीधा उसके पास आया और बिना एक शब्द कहे उसे गोदी में उठा लिया। उसने मयूरी को प्यार से डांट कर कहा, तुम्हें कल ही बुखार था और आज फिर नंगे पैर। क्या तुम फिर से बीमार पड़ना चाहती हो? मयूरी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। गाल से गाल रगड़ कर बोली, गुस्सा मत करो। तुम इतनी देर से आए, मुझे लगा कि तुम दोपहर वाली बात से नाराज हो, इसलिए मैं बस। उसकी प्यार भरी बातों ने सिद्धार्थ का गुस्सा पिघला दिया। उसने उसे बरामदे की रेलिंग पर बैठाया, पास रखा एक तौलिया उठाया और घुटनों के बल बैठकर मयूरी के ठंडे पैरों को अपने गर्म हथेलियों से पोंछने लगा। मयूरी अवाक रह गई। इतना बड़ा आदमी, एक अरबपति, उसके चरणों में बैठकर उसके पैर पोंछ रहा है। उसकी माँ ने हमेशा सिखाया था कि पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। तभी सिद्धार्थ ने ऊपर देखा। मयूरी की आंखों में इतना प्यार था कि सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम मुझे खा जाना चाहती हो। मयूरी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं चुराई। उसने झुककर सिद्धार्थ के माथे को चूम कर कहा, सिद्धार्थ, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। सिद्धार्थ की आंखों का रंग गहरा हो गया। वो उठा और मयूरी को तेजी से चूमने लगा। मयूरी ने भी अपना सारा संकोच छोड़ दिया और उसका साथ देने लगी। तभी अचानक कमलेश आंटे की आवाज आई, अरे वाह, जारी रखिए जारी रखिए। और वो दोनों हड़बड़ा कर अलग हुए। मयूरी शर्म के मारे सिद्धार्थ के सीने में छिप गई। ये देखकर कमलेश आंटे ने हंसकर किचन में वापस मोड़ ले लिया। मयूरी ने शर्मा कर सिद्धार्थ से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। मयूरी ने सिद्धार्थ के सीने पर मुक्का मारा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा और उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। उसने धीरे से कहा, अब और नखरे मत करो वरना। ऐसे ही उन्होंने थोड़ी देर मस्ती की और रात के समय बेडरूम में सिद्धार्थ नहाकर निकला था। उसने सिर्फ पजामा पहना था, उसका सुगठित शरीर खुला था। मयूरी जो एक बुक पढ़ रही थी, उसने किताब में मुंह छिपाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने किताब छीन ली। उसने किताब फेंक कर मयूरी को बाहों में भर कर कहा, दिखावा बंद करो, मेरी बात सुनो। आज मैं राहुल को ढूंढने गया था। उसकी बात सुनकर मयूरी गंभीर हो गई। उसने गंभीरता से कहा, क्यों? मेरे पास सबूत है कि कविशा ने ही वो फोटोज लीकेज करवाई। हम उसे अभी बेनकाब कर सकते हैं। आगे से सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहलाकर कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि राहुल खुद जांच करे। जब उसे पता चलेगा कि जिस कविशा पर वो इतना भरोसा करता था उसी ने सब कुछ बर्बाद किया, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर उसने धीरे से पूछा, सिद्धार्थ, एक बात मुझे समझ नहीं आती। 3 साल पहले अगर मैं गलत कमरे में गई थी तो ये एक साजिश थी,
लेकिन मैं सचिन गुप्ता के कमरे में कैसे पहुंची और उस रात उन्होंने मुझे छुआ क्यों नहीं? सचिन का नाम लेते ही सिद्धार्थ की आंखों में हल्की सी जलन दिखाई दी। उसने मयूरी से पूछा, पत्नी, क्या तुम्हें सचिन पसंद है? मयूरी उसे घूर कर देख कर बोली, क्या बकवास है, वो मेरे भाई जैसा है। मैं तो बस उस रात की गुत्थी सुलझाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली लेकिन अपनी जलन नहीं दिखाई। उसने मयूरी से पूछा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम किसे पसंद करती हो। मयूरी ने उसके हाथों को लिया और कोमलता से कहा, 3 साल पहले तुमने मेरे दिल की झील में हलचल मचा दी। तब से मेरे दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बची। अब तुम समझ गए? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने लाइट कम की और मयूरी को कसकर गले लगा लिया। अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। वहीं उधर शहर के इस एक बार में राहुल शराब के नशे में धुत था। उसने फिर भी चिल्लाकर कहा, अरे और ला के राहुल। उसके दोस्त उसे संभाल रहे थे। तभी पास में एक दोस्त ने कहा, राहुल यार बस भी कर। तभी राहुल लड़खड़ा कर वॉशरूम गया। उसने नल चलाया और पागलों की तरह पानी पीने लगा। उसका अंदर जल रहा था और शराब से नहीं बल्कि पछतावे से। मयूरी निर्दोष थी। उसने उसे अपने हाथों से खो दिया। वो बस पीना चाहता था ताकि उस सच्चाई को भूल सके जो अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। राहुल लड़खड़ा कर कदमों के वापस लौटा। पर्सनल कमरे में दरवाजे पर ही ठिठक गया। अंदर उसके बचपन के 3 दोस्त दिनेश, नैतिक और अर्पित बातें कर रहे थे। शराब के नशे में उसकी आवाजें कुछ ज्यादा ही तेज थी। अर्पित ने ऊंची आवाज में कहा, अरे दिनेश, क्या तुमने देखा कि आज राहुल कितना उदास है? क्या तुम लोगों ने वो खबर देखी? वो लड़की मयूरी, वो अभी भी कुंवारी है। तभी नैतिक ने हंसकर जवाब देकर कहा, हाँ मैंने देखा है। मुझे याद है कि 2 साल पहले तुमने राहुल के पीठ पीछे मयूरी का हाथ पकड़ने और पीछा करने की कोशिश की। तुम तो पागल थे उसके पीछे। दरवाजे के बाहर खड़े राहुल का हाथ हैंडल पर जम गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने मन किया कि दरवाजा तोड़कर अंदर जाए और अपने दोस्त को पीट दे। दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नजर डालना ये दोस्ती के उसूलों के खिलाफ था। अंदर दिनेश ने अपनी शराब की बोतल मेज पर दे मारी। कांच टूटने की वजह से गूंज गया। वो हंस रहा था लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। उसने दुखी आवाज में कहा, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे मयूरी पसंद थी। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। ये कहते हुए दिनेश ने आवाज भारी कर ली और उसने आगे कहा, तुम लोगों को वो दिन याद है जब मेरा परिवार अमीर नहीं था? मुझे स्कूल में तंग किया जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने मुझे बुरी तरह पीटा और कीचड़ में गिरा दिया। मैं रो रहा था। तब मयूरी आई। वो सिर्फ 14 साल की थी। उसने सफेद फूलों वाली ड्रेस पहनी थी। वो मेरे पास झुकी, मुझे एक टिश्यू दिया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देखकर कहा, दोस्त रोना बंद करो। मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। उठो और उनका सामना करो। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। कि दिनेश ने गुस्से में नैतिक का कॉलर पकड़कर आगे कहा, उसके बाद मुझे पता चला कि राहुल उसे पसंद करता है। मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। मैं राहुल की खुशी चाहता था। लेकिन राहुल ने क्या किया? उसने उस कमीनी शनाया की बातों में आकर मयूरी जैसी हीरा लड़की को छोड़ दिया। क्या वो अंधा है? उसने उसे ठुकरा दिया। लेकिन मैं उसे आज भी चाहता हूं। तभी नैतिक ने उसे धक्का देकर कहा, अरे पागल हो गया क्या यार? मयूरी को भूल जा। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड गंदा है। बिना किसी गॉडफादर के वो कैसे टिक सकती थी? सबको लगा कि वो देर सवेर किसी के रखेल बन जाएगी। उसकी बात सुनकर दिनेश ने चिल्लाकर कहा, चुप करो। अगर ऐसा होता तो वो मुझे इंतजार क्यों करना पड़ता? तुम्हें पता है एक बार मैंने उसे एक नाटक के सेट पर देखा था। कड़कड़ाटी ठंड में वो पानी में कूदना पड़ा उसको। और एक प्रोड्यूसर ने उसे गंदी नजरों से देख रहा था। उसे उस रोल के लिए सिर्फ 500 रुपए मिले थे। उस रात वो सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट लेकर हॉस्टल गई थी। मैं बाहर खड़ा रहा। उसे मदद की पेशकश की। उसे स्टार बनाने का वादा किया। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या राहुल को यह पता है? वो हर पल सिर्फ राहुल के बारे में सोचती थी। और हम सब उसे गलत समझते रहे। ये सब सुनकर दरवाजे के बाहर राहुल का दम घुटने लगा। वो वहां खड़ा ही नहीं रह सका। वो बाहर निकल गया और एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। उसके दोस्तों का हर शब्द उसके गाल पर तमाचे की तरह लग रहा था।
3 साल। इन 3 सालों में उसने क्या किया? मयूरी को गंदा समझा। उसने सोचा कि वो सफलता के लिए किसी के बिस्तर पर जा सकेगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो संघर्ष कर रही थी, अपनी पवित्रता और स्वाभिमान बचाए हुए थी। राहुल ने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। सच तो यह था कि उसे मयूरी से नफरत उसके करैक्टर्स के कारण नहीं, बल्कि अपनी हीनता के कारण थी। 3 साल पहले जब मयूरी और सचिन की तथाकथित घटना हुई थी, राहुल को लगा कि वह सचिन का मुकाबला नहीं कर सकता। सचिन शहर का राजकुमार था, अमीर, प्रभावशाली और मयूरी का बचपन का दोस्त। राहुल हमेशा सचिन के सामने खुद को छोटा महसूस करता था। इसलिए जब वो खबर आई तो उसने मयूरी से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपने अहंकार को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया, अपनी कायरता को धोखे का नाम दे दिया। राहुल ने अंधेरे में बुदबुदाकर कहा, मयूरी सही थी, मैंने ही उसे अपने हाथों से सिद्धार्थ की तरफ धकेला है। वो पूरी रात वही रोता रहा। अगले दिन सुबह इधर मयूरी अपनी पुरानी दोस्त कंचन को ढूंढने निकली। उसे पता चला कि कंचन अब दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहती है। मयूरी एक गली के पास रुकी। वहां एक पुल के नीचे कंचन एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी। उसके सामने एक ईजल था और हाथ में पेंसिल। वो सड़क किनारे लोगों के स्केच बनाकर गुजारा कर रही थी। मयूरी दूर से उसे देखती रही। कंचन, जो कभी राजावत परिवार की राजकुमारी थी, पूरे शहर की सबसे घमंडी और रईस लड़की, आज वो धूल भरी सड़क पर लोगों के स्केच बना रही थी। उसने एक नॉर्मल सा ग्रे स्वेटर और पुरानी टोपी पहनी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और वो जनजाति राजसी आभा की बरकरार थी। साथ में एक 50 वर्षीय महिला बैठी थी। कंचन मुस्कुराते हुए एक स्केच बना रही थी। कंचन ने मीठी आवाज में कहा, आंटी आप थोड़ा मुस्कुराइए, आप बहुत सुंदर हैं। और वो महिला खुश हो गई। ये सब देखकर मयूरी की आंखों में नमी आ गई। कंचन ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अब वो अपनी जिंदगी भी शान से जी रही थी। तभी काले रंग की एक लग्जरी सेडान वहां आकर रुकी। उसके 7 बॉडीगार्ड बाहर निकले और उनको देखते ही भीड़ को तीतर बीतर करने लगे। मयूरी का दिल धड़क उठा। वो समझ गई कि ये लोग कंचन के लिए मुसीबत लेकर आए हैं। वो आगे जाना चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्डों ने रास्ता रोक लिया। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी और उसकी सेक्रेटरी बाहर निकले। ये एक अमीर बिल्डर था, जिसे कंचन की पुरानी हैसियत से चिढ़ थी। वो कंचन के पास गया और उसने भद्दी हंसी हंसकर कहा, मिस कंचन, दिल्ली की राजकुमारी अब सड़क पर स्केच बना रही है। इन गरीबों से कितने पैसे मिलते हैं? मेरा स्केच बनाओ, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। आगे से कंचन ने सिर नहीं उठाया और बोली, हाँ बैठ जाइए। उसने उस आदमी का स्केच बनाया। अपमान के घूंट पीकर उसके हाथ नहीं कांपे। स्केच पूरा होने पर उसने कहा, पैसे? मोटे आदमी ने नोटों की गड्डी दिखाई और लेकिन दी नहीं। उसने कंचन को कामुक नजरों से देखकर कहा, सिर्फ 20,000 के लिए इतना काम क्यों? मेरे साथ चलो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुना है तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया, तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। उसकी बात सुनकर कंचन ने एक ठंडे मुस्कान दी। वो उठी और उस आदमी के करीब गई। आदमी को लगा कि वो मान गई, लेकिन कंचन ने उसके हाथ से 200 रुपए छीन लिया और उसे धक्का देकर कहा, अपनी शक्ल आईने में देखो, ये स्केच मुफ्त है, इसे अपने इलाज के लिए रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है नामर्द कहीं के। उसकी ये बात सुनकर वो भीड़ हंस पड़ी। मोटा आदमी शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में भीड़ पर चिल्लाकर कहा, कंचन, तुम भूल गई हो कि तुम अब राजकुमारी नहीं हो, तुम एक गिरी हुई औरत हो। मैंने सुना है कि 18 साल की उम्र में। उसने कंचन की कलाई पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। उसने क्रूरता से कहा, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाकर रहूंगा। कंचन ने संघर्ष किया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत थी। क्या लगता है आपको, क्या कंचन उस आदमी से बच पाएगी? वो मोटा आदमी उस कंचन के साथ जबरदस्ती कर ही रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। जिसको सुनकर भीड़ शांत हो गई। एक काली लैंड रोवर का दरवाजा खुला और एक लंबा, बेहद आकर्षक पुरुष बाहर निकला। उसने गहरे रंग का वी नेक स्वेटर पहना था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था और तूफान था जिससे अच्छे अच्छे कांप जाए। ये अशोक था, जो अब शहर का नया किंग था। मोटा आदमी उसको देखकर तुरंत सहम गया। उसने कंचन का हाथ छोड़ दिया और झुककर कहा, प्रेसिडेंट अशोक, माफ कीजिए, मैं तो बस। अशोक ने उसे देखा तक नहीं। उसने बहस गुस्से में कहा, दफा हो जाओ।
यह सुनते ही आदमी अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अशोक धीरे धीरे कंचन की ओर बढ़ा। उसकी नजरें कंचन के ऊपर जम गई थी। कंचन ने अपने बिखरे बालों को कान के पीछे किया और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो क्या ये मेरे प्यारे भाई हैं? अशोक की आंखों में ठंडक थी। उसने कंचन से कहा, मेरे साथ घर चलो, सड़क किनारे तमाशे करने बंद कर दो। कंचन ने अपनी इजल उठाई और मुस्कुराकर कहा, घर? कौन सा घर? राजावत विला या आपका पर्सनल घर भाई? तभी लैंड रोवर से एक सुंदर कुलीन महिला बाहर निकली। वो अशोक के पास आई और उसने कंचन को जिज्ञासा से देखकर कहा, अशोक, ये कौन है? उसकी बात सुनकर कंचन की आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़ी और उस महिला को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अरे भाई, क्या ये नई भाभी हैं? बहुत सुंदर हैं। मेरे भाई का टेस्ट तो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर वो कुलीन महिला शर्मा गई। तभी कंचन ने अपनी बात जारी रखकर कहा, लेकिन भाई, आपकी गर्लफ्रेंड्स बदलने की रफ्तार बहुत तेज है। मुझे तो पिछली भाभी का चेहरा भी याद नहीं, और आप नई ले आए। ये सुनकर उस कुलीन महिला का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन अशोक शांत खड़ा रहा। तभी कंचन अशोक के करीब आई, इतने करीब कि उसकी सांसें टकरा रही थी। उसने धीरे से कहा, भाई, अपनी नई लवर के साथ मजे करो, मैं ख्वाब में हड्डी नहीं बनूंगी। वो मुड़ी और अपना सामान लेकर चलने लगी। अशोक ने जाते हुए देखा, उसका जबड़ा भींच गया। उसने पीछे से कहा, कंचन, तुम जल्द ही मेरे पास वापस आओगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंचन रुकी नहीं, बस हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद अशोक मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। कुलीन महिला उसके पीछे पीछे आई। अशोक ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक शिकारी की तरह। महिला समझदार थी। वो जानती थी कि शादी के पहले किसी पुरुष के साथ जाना उचित नहीं, लेकिन अशोक का आकर्षण ऐसा था कि उसने इनकार करना लग नहीं रहा था। अशोक भले ही राजावत परिवार का सगा खून नहीं था, लेकिन उसका रुतबा और पौरुष किसी भी कुलीन राजकुमार से कम नहीं, ज्यादा ही खतरनाक था। काली लग्जरी कार की पिछली सीट पर अशोक की उपस्थिति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। उसके हर काम में बिजनेस वर्ल्ड के संघर्षों से उपजा अहंकार और ज्ञान झलकता था। उसके बगल में बैठी कुलीन महिला उसकी प्रभावशाली आभा में खो गई थी। अचानक अशोक का हाथ महिला के कपड़े के नीचे सरक गया। उस महिला ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, नहीं नहीं। महिला ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी अशोक ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम रेडी नहीं हो? अशोक की आवाज में तंबाकू की हल्की नशीली गंध थी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और दरवाजा खोलने के लिए मुड़ गया। तभी वो कभी महिलाओं पर प्रेशर नहीं डालता था। महिला ने डरकर उसे पीछे से गले लगा लिया। अशोक, वो उसे खोना नहीं चाहती थी। कांपते हुए उसने उसका अपना चेहरा अपनी घुमाया और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने अपना चेहरा फेर लिया। नाराजगी भरे स्वर में कहा, माफ कीजिए, मुझे किस करने की आदत नहीं, और याद रखना, ये एक एडल्ट लड़के और लड़की के बीच का मामला है। हम दोनों की सहमति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महिला ने शर्म से सिर हिला दिया। अशोक ने धीरे से मुड़कर उसकी पतली कमर पकड़ी और उसे अपनी गोदी में बैठा लिया। वहीं उधर सड़क के किनारे मयूरी कंचन के पीछे पीछे चल रही थी। एक जर्जर भिखारी महिला अपने बच्चे के साथ भीख मांग रही थी। तभी कंचन रुकी और उसने अपने बैग से 200 रुपए निकाले और कटोरे में डाल दिए। भिखारी ने दुआएं देकर कहा, भगवान आपका भला करे बेटी। तभी उसके पीछे से मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, कंचन, तुम अभी भी वैसी ही हो। तुम जानती हो कि इनमें से अधिकतर धोखेबाज है, फिर भी तुम दान देती हो। उसकी बात सुनकर कंचन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ मयूरी, पैसा किस लिए होता है? खुद को खुश करने के लिए। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। और उसकी ये गंभीर बातें सुनकर मयूरी ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक करके कहा, कंचन, मेरे पास टिश्यू है, क्या तुम रोना चाहती हो? आगे से कंचन ने हाथ हिलाकर कहा, मजाक मत करो। कंचन हंसी, लेकिन फिर उसकी आंखों में चांदनी जैसी उदासी छा गई। उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, इन 3 सालों में मैं बहुत भटकी हूँ, लंदन के कोहरे से लेकर विंडसर कैंसल तक। मुझे लगता है कि मेरे घाव भर गए। अब अगर मैं उस इंसान को देखूं जिसने मुझे रुलाया था, तो मैं अब और नहीं रोऊंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसका हाथ थाम लिया। तभी कंचन ने आगे कहा, मयूरी,
तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। सचिन और मेरे बीच जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। ये कहकर कंचन ने अपनी हथेलियां धूप में फैला दी और आगे कहा, इस लाइफ में मेरी बस एक ही और इच्छा है। काश जेल में बंद मेरे पापा भी एक दिन ऐसी ही गर्म धूप को एक्सपीरियंस कर सके। उसके बाद सुनकर मयूरी का दिल भर आया। वो जानती थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे कंचन के पापा के लिए लगभग असंभव था। उसी शाम को कॉलेज के बाहर मयूरी का मूड किचन कंचन की बातों से थोड़ा भारी था। तभी उसकी नजर गेट पर खड़ी जानी पहचानी बेंटले पर पड़ी। ड्राइवर की सीट पर सिद्धार्थ बैठा था। खिड़की आधी खुली थी और जिससे उनका आकर्षक चेहरा साफ दिख रहा था। कॉलेज की लड़कियां मुड़ मुड़कर सपने राजकुमार को देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें सिर्फ मयूरी को ढूंढ रही थी। मयूरी दौड़कर काज के पास आई और उसने हैरानी भरे स्वर में सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ तुम यहाँ? तभी सिद्धार्थ ने नकली गुस्से में उसे देखा और डांट कर कहा, तुम्हें बाहर आने में इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारा फोन बंद क्यों है? आगे से मयूरी ने धीरे से कहा, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है। ये कहते हुए मयूरी ने जीभ बाहर निकालकर मासूमियत से माफी मांगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा पिघल गया। उसने प्यार से उसका बैग उठाया और मुस्कुरा कर कहा, मैं पहली बार किसी लड़की को कॉलेज से लेने आया हूँ, मुझे इतना इंतजार करवा रही हो तुम? मयूरी ने उसकी बाह पकड़ ली और लाड से बोली, अभी गुस्सा मत करो, मैं आज रात इसकी भरपाई कर दूंगी। ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने खुश होकर पूछा, कहाँ जाना है? आगे से मयूरी ने बच्चों की तरह जिद करके कहा, स्ट्रीट स्नैक लेना, मुझे वो चाट और स्ट्रीट फूड खाना है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी। वो ऐसी जगहों पर कभी नहीं गया था, लेकिन अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो मान गया। वहां भीड़ भाड़ वाली गली में सिद्धार्थ ने मयूरी का हाथ अपनी बड़ी हथेली में सुरक्षित रखा। मयूरी ने एक मोमो की प्लेट खरीदी। तभी जब स्टॉल वाले छुट्टे पैसे वापस किए तो मयूरी ने सिद्धार्थ से कहा, अभी छुट्टे पैसे मुझे दे दो। मयूरी ने सिद्धार्थ के सामने हाथ फैलाए और उसे अपने सिक्के जेब में डालकर कहा, अभी मैं ये पैसे रखूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। वो समझ गया कि मयूरी उसके साफ सुथरे बटुए को सिक्कों से खराब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने एक मोमो की प्लेट साथ में खाई। इसके बाद मयूरी ने चाय वाली स्टॉल की तरफ देखकर कहा, मैं दूध वाली चाय लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहते हुए मयूरी लाइन में लगने के लिए चली गई। जब वो चाय लेकर लौटी तो सिद्धार्थ वहां नहीं था। उसने उसको आवाज दी, सिद्धार्थ। वो घबरा गई थी। तभी अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से पकड़ा और एक सुनसान गली में खींच लिया। मयूरी चीखने ही वाली थी कि उसे उस जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ, जंगल की ताजी ओस जैसी। मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसे दीवार से सटा दिया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उसने चाय के कप की तरफ इशारा करके उससे पूछा, तुमने सिर्फ एक चाय कप क्यों ली? आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, पैसे बचाने के लिए हम शेयर कर सकते हैं। ये कहकर मयूरी हकला गई। सिद्धार्थ ने झुककर उसके होठों को छू कर कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं और असली काम पूरा करते हैं। मयूरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अभी मैं अभी मां नहीं बनना चाहती, क्या हम सावधानी बरत सकते हैं? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ रुक गया। उसने मयूरी का चेहरा हाथों में लेकर कहा, तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई और करियर बाकी है, कोई जल्दी नहीं, हम पहले एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। मयूरी ने उसके होठों को चूम कर कहा, थैंक यू। आगे से सिद्धार्थ ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी के साथ उधर बार में राहुल नशे में धुत बैठा था। उसने सामने वाली खाली बोतलें सब खाली थी। तभी मयूरी की पुरानी रूममेट वहां आई। उसने राहुल के पास आकर कहा, राहुल, मैं मयूरी का सामान लेने हॉस्टल गई थी। वहां मुझे दो चीजें मिली जो उसने पीछे छोड़ दी। ये तुम्हारे लिए थी। राहुल ने कांपते हाथों से बैग लिया। उसमें एक सोने की चाबी का गुच्छा था जिस पर नाम खुदा था, और एक हाथ से बना हुआ हल्का नीला स्कार्फ। तभी उस लड़की ने उनके बारे में बताकर कहा, राहुल, ये 2 साल पहले के हैं। उसने तुम्हारे जन्मदिन के लिए खुद बनाए थे। वो तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन तुम अमेरिका में थे। उसने खुद बहुत ढूंढा तुम्हें। राहुल ने स्कार्फ को अपने गाल से लगाया।
उनकी गर्माहट ने उसे मयूरी की पुरानी प्यार की याद दिला दी। उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, उसने मुझे क्यों नहीं दिया ये? आगे से लड़के ने कड़वा सच कहा, क्योंकि तुमने उसे मौका नहीं दिया राहुल। अब वो आगे बढ़ चुकी है। उसे नंबर 1 एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उसके पास सिद्धार्थ जैसा हस्बैंड है। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसकी खुशी की कामना करो। उसकी बात सुनकर राहुल जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं। दर्द और पछतावे की आग ने उसे जला दिया था। वो पागलों की तरह बाहर भागा, ठंडी हवा में दौड़ता रहा। उसे मयूरी को ढूंढना था और उसे वापस पाना था। वहीं उधर विला में मयूरी नहा कर निकली, उसके गहरे रंग के लाल रेशमी पजामे के साथ। उसकी गोरी त्वचा खिल रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गई। पूरा बेडरूम लाल मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया था। कालीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी। हवा में धीमी धीमी फ्रेंच संगीत की धुन तैर रही थी। यह नजारा किसी सपने जैसा था। सिद्धार्थ काउंटर के पास खड़ा था। उसने एक मैरून शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के बटन खुले थे, जिससे उसका सुगठित सीना झक रहा था। वो वाइन के 2 गिलास भी भर रहा था। मयूरी को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हारा नहाना खत्म हो गया? तो इधर आओ। मयूरी शर्माती हुई उसके पास गई। सिद्धार्थ ने उसे वाइन का ग्लास देकर कहा, मैंने सुना है लड़कियों को रोमांस पसंद है। मैंने आज ऑफिस में ही सारी तैयारियां की। हनी, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। यह दबंग आदमी, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, उसके लिए इतना सब कर रहा था। फिर भी उसने नखरे दिखाकर कहा, ठीक है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। तुम्हें आगे भी मेहनत करनी होगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने उसके करीब आकर कहा, जरूर, बशर्ते मेरी वाइफ को हर रात नवविवाहितों जैसा व्यवहार करना चाहा। इसके बाद उसने फ्रेंच में चियर्स कहा और मयूरी ने गड़बड़ाहट में पूरी वाइन एक घूंट में पी ली। अल्कोहल की गर्मी उसके गालों पर चढ़ गई। आज रात वो पीछे नहीं हटेगी। आज रात वो पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखा, खुद को उसके आलिंगन में सौंप दिया। कमरे में मोमबत्तियों की लो फड़फड़ाई और 2 प्यार करने वाले एक दिल हो गए। विला के इस बेडरूम में हवा में रोमांस और प्रतीक्षा का नशा था। सिद्धार्थ ने मयूरी के हाथों में ग्लास लिया और उसे अपनी मजबूती बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ उसकी पतली कमर पर थी, जिससे उसे विशेष लगाव था। मयूरी का चेहरा सुर्ख लाल था। उसने घबराहट में सिद्धार्थ की मैरून कमीज को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा कर कहा, सिद्धार्थ, क्या हम शुरू करें? सिद्धार्थ ने कोमलता से उसके माथे को चूम कर कहा, इतनी जल्दी भी नहीं हनी, पहले एक रोमांटिक डांस हो जाए। डांस? मयूरी ने आश्चर्य से सिर उठाया। डांस उसकी एक्सपर्ट थी और उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा, कौन सा डांस? जवाब में सिद्धार्थ ने उसे करीब खींचकर कहा, तुम्हें जो पसंद हो, वॉल्ट्स, टैंगो, बस तुम और मैं। कमरे में धीमी फ्रांसीसी धुन गूंज रही थी। सिद्धार्थ ने मयूरी का नेतृत्व किया। मयूरी, जो एक स्किल्ड डांसर थी, आज अनाड़ी महसूस कर रही थी। वो बार बार सिद्धार्थ के पैरों पर पैर रख कर रही थी। उसका पूरा ध्यान सिद्धार्थ के स्पर्श, उसकी खुशबू और उसकी गहरी नजरों पर था। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, हनी, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मयूरी का सब्र टूट गया। उसने जिद में अपनी पलकें उतार फेंकी और नंगे पैरों से सिद्धार्थ के जूतों पर खड़ी हो गई। अपने हाथ से सिद्धार्थ के चेहरे पर रखे और लगभग रोकर बोली, बस करो सिद्धार्थ, तुम जानबूझकर मुझे तड़पा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। सिद्धार्थ की संयम की दीवार ढह गई। उसने मयूरी को बाहों में उठाया और दोनों गुलाब की पंखुड़ियों से सजे बिस्तर पर गिर पड़े। सिद्धार्थ ने उसे चूम कर कहा, हनी। उसने एक फ्रांसीसी गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी गहरी मर्दाना आवाज में वो गीत काफी जादू बिखेर रहा था। मयूरी, जो फ्रेंच नहीं समझती थी, वो बस उस धुन और भावनाओं में बह गई। उसे लगा कि जैसे उसका सपना सच हो गया। एक हस्बैंड जो न सिर्फ सुंदर और अमीर था, बल्कि इतना रोमांटिक और सेंसिटिव भी। सिद्धार्थ ने उसके होठों को छुआ और भावुकता से कहा, मयूरी, 3 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था, तुम साफ सुथरी और मासूम थी। मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। एक पल के लिए मैं तुम्हें भूला नहीं। अब खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मयूरी की आंखों के सामने पिछले 3 साल किसी फिल्म की तरह घूम गई। वो 18 साल की लड़की जिसने एक घायल अजनबी को बचाया, वो अजनबी जिसने आज उसे पूरी दुनिया देकर बदल दी। उसने उसकी रक्षा की और उसकी करियर बनाया, उसकी माँ का इलाज कराया, बिल्कुल एक सच्चे प्रेमी की तरह। ये सब याद करते हुए मयूरी ने धीरे से कहा, सिद्धार्थ मैं तुम्हारी हूँ। मयूरी की आवाज कांप रही थी। तभी अचानक सिद्धार्थ ने उसके हाथ में कुछ थमाया। मयूरी ने देखा, ये पुराना खून के धब्बों वाला रुमाल था। सिद्धार्थ ने उससे कहा, ये वही रुमाल है जिससे तुमने 3 साल पहले मेरा खून रोका था। मैंने इसे संभाल कर रखा था। ये हमारे प्यार की शुरुआत का गवाह है। आज इसे हमारे मिलन का गवाह बना दो। वो रुमाल देखकर मयूरी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सिद्धार्थ को कसकर गले लगा लिया और फिर दो आत्माएं एक हो गई। ठीक उसी पल वेबसाइट टेबल पर रखे मयूरी के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन का नाम था राहुल। राहुल ने फोन की स्क्रीन देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने जानबूझकर फोन उठाया और मयूरी के करीब ले गया। बिना कॉल डिस्कनेक्ट किए सिद्धार्थ ने जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, हनी क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जो फोन में से साफ सुनी जा सकती थी। मयूरी को होश नहीं था, फोन कनेक्टेड था। उसने सिसक कर जवाब देकर कहा, नहीं सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। उसकी बात सुनकर टी पवेलियन विला के बाहर खड़े राहुल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने कॉल कनेक्ट करके वो आवाजें सुन ली थी। एक पुरुष का कोमल प्रश्न और मयूरी का प्रेमपूर्ण समर्पण। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। राहुल ने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में लाल मोमबत्तियों की लौ टिमटिमा रही थी। आज उसकी सुहाग रात थी। वो मयूरी को हमेशा के लिए खो चुका था। राहुल ने चिल्लाकर कहा, मयूरी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब समझ आ गया कि मयूरी और उसके बीच की दूरी अब कभी नहीं मिटेगी। वो सुबह 2 बजे तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि खिड़की की मोमबत्तियां बुझ नहीं गई। अंततः वह उठा। उसे एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, शायद यही सही है। वो सिद्धार्थ के साथ खुश रहेगी। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सड़क पर भटक कर राहुल की नजर एक वार के एक ग्रुप पर पड़ी। वहां शनाया खड़ी थी, जो अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत थी। गुस्से में भरकर राहुल ने शनाया को खींचा और उसका सिर पास के ठंडे पानी के फव्वारे में डाल दिया। शनाया का तुरंत नशा उतर गया। उसने चिल्लाकर कहा, भाई आप पागल हो गए हैं क्या? आगे से राहुल ने उसे झकझोर कर कहा, शनाया, तुम्हें मयूरी को बदनाम करने के लिए किसने कहा था? 3 साल पहले की उस घटना के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सच बताओ। उसकी बात सुनकर शनाया घबरा गई। उसने हड़बड़ा कर कहा, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप भी धोखा खा गए? धोखा? ये कहकर राहुल हंसा, एक डरावनी हंसी। उसने राक्षसी हंसी हंसकर कहा, मुझे 3 साल पहले से धोखा दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। मुझे पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। और शनाया, सावधान रहना। जो व्यक्ति इतना शातिर हो सकता है, वो अपना राज छुपाने के लिए तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी यह बात सुनकर शनाया कांप उठी। वो समझ गई कि राहुल किसकी बात कर रहा है। तभी राहुल ने उसको छोड़ा और वापस अपने विला की तरफ चल पड़ा। राहुल जब विला लौटा तो रात के 3 बज चुके थे। उसने देखा कविशा अभी भी जाग रही थी। वो डरी हुई थी, क्योंकि राहुल 2 दिन से घर नहीं आया था और शनाया उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कविशा ने राहुल देखते ही राहत की सांस ली। अपना नाटक शुरू करके कहा, राहुल तुम कहाँ थे? देखो ना, बच्चा मेरे पेट पर लात मार रहा है, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर राहुल ने उसे ठंडे नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, डर? या फिर तुम किसी से फोन पर अपनी साजिशें छिपा रही थी? कविशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना फोन छिपा कर कहा, मैं तो बस अपनी सहेली से बात कर रही थी। तभी राहुल सोफे पर बैठ गया। उसने कविशा की तरफ देखकर कहा, इधर आओ कविशा। कविशा उसके पास आ बैठी। उसने उसका हाथ पेट पर के पास रख कर कहा, देखो हमारा बच्चा तुम्हें मासूम महसूस कर सकता है। उसकी बात सुनकर राहुल ने एक पल के लिए कोमलता दिखाई, लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कविशा की तरफ देखकर कहा, बच्चे के जन्म के बाद मैं उसका पालन पोषण करूंगा। ये मेरा खून है, लेकिन तुम। उसकी बात सुनकर कविशा सन्न रह गई। उसने घबरा कर कहा,
मेरा क्या? क्या मैं बच्चे की माँ नहीं हूं? राहुल, तुमने वादा किया था। राहुल ने व्यंग करके कहा। वादा? यह कहकर उसने कविशा के माथे से बाल हटाए और उस पुराने निशान को देखकर आगे कहा। कविशा, 3 साल पहले तुम मेरी दुनिया में कहीं नहीं थी। फिर अचानक ये चोट और तुम मेरे करीब आ गई। क्या ये सब एक प्लानिंग थी? आजकल सर्जरी के निशान हट जाते हैं, लेकिन तुमने इसे रखा ताकि मुझे हमेशा अपराध बोध होता रहे। उसकी बात सुनकर कविशा रोने लगी। जाने सिसक कर बोली, राहुल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी। वो उठी और एक खंबे की तरफ दौड़ पड़ी, मानो अपना सिर फोड़ने जा रही हो। तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, रुको। कविशा रुक गई। उसने मन ही मन राहत महसूस की और उसकी चाल कम हो गई। लेकिन राहुल ने जो उससे कहा उसे जमा दिया। राहुल ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे धोखे से नफरत है। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें और बच्चे को पैसे दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मयूरी के खिलाफ साजिश रची थी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अपनी बात कहकर राहुल कमरे में चला गया और कविशा जमीन पर गिर पड़ी। उसका खेल अब खत्म होने की कगार पर था। अगली सुबह उधर टी पवेलियन विला में जब मयूरी की आंखें खुली, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मानो वो किसी युद्ध से लौटी हो। उसकी कोमल त्वचा पर बैंगनी और नीले निशान थे, जो पिछली रात के जुनून के सबूत थे। वो शर्मा गई, चादर में छिपने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उसे पीछे से जकड़े हुए सो रहा है। मयूरी ने मुड़कर देखा। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं पहना था। चादर सिर्फ उसकी कमर तक थी और उसका गठीला बदन, सिक्स पैक्स एप और वी शेप जाओ लाइन, वो किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था। मयूरी उसे निहारती रही। उसका माथा अभी भी पसीने से भीगा था। उसने सिद्धार्थ को देखकर मन ही मन में सोचा, ये आदमी ये पूरी रात नहीं सोया, कितना जिद्दी है। लेकिन उसके दिल में एक जिद्दी आदमी के लिए प्यार का सागर हिलोरे ले रहा था। सुबह की पहली किरणें टी पेविलियन विला के बेडरूम में झांक रही थी। मयूरी की नींद खुली और उसका दिल बगल में सोए उस आदमी के लिए पिघल गया। सिद्धार्थ का माथा पसीने से भीग गया था। मयूरी ने चुपचाप अपना छोटा हाथ बढ़ाया ताकि उसका पसीना पहुंच सके, इससे पहले कि वो उसे छू पाती। एक बड़े और सूखे हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। सिद्धार्थ ने आंख खोले बिना ही धीमी और भारी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रही हो? क्या कल रात तुम्हारे लिए काफी नहीं है? उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई। वो ताक झांक करके पकड़ी गई थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींचा और मुंह फेर कर कहा, तुम्हें तुम्हें अभी भी भूख लगी है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी आवाज में एक नई चुलबुलाहट थी। कल रात के मिलन के बाद उनके बीच की दीवारें गिर चुकी थी। तभी सिद्धार्थ उठ बैठा और उसने उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ कर कहा, अगर तुमने एक बार और चिढ़ाया तो। उसकी आवाज में छिची चेतावनी ने मयूरी के शरीर में सिरहन दौड़ा दी। मयूरी ने उसका विरोध करके कहा, सिद्धार्थ छोड़ो मुझे। उसका चेहरा लाल हो गया था। आगे से सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों को चूमा और धीरे से बोला, क्या तुम्हें अच्छा लगा कल रात? उसकी बात सुनकर मयूरी ने शर्मा कर कहा, बेशर्म, जाओ यहां से। मयूरी ने चेहरा तकिए के नीचे छिपा लिया। तभी सिद्धार्थ ने शरारती अंदाज में कहा, मैंने सुना है कि औरतों के नाम में हाँ छिपी होती है। ये कहकर सिद्धार्थ हंसा और उसे गुदगुदी करने लगा। दोनों बिस्तर पर लोटपोट हो गए। ये हंसी, ये अपनापन मयूरी के लिए सब नया और अनमोल था। तभी अचानक मयूरी सिसक उठी। उसने धीरे से कहा, आह, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत गंभीर हो गया। वो जानता है कि वो नाजुक है। उसने बिस्तर से उठकर कहा, मैं नीचे नहाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवा लेने बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम बाथटब में थोड़ा आराम करो। कुछ देर बाद जब मयूरी नहाकर और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कमलेश आंटी बेडरूम की सफाई कर रही थी। कमरा अस्त व्यस्त था। बिखरे हुए तकिए और जली हुई मोमबत्तियां कल रात की दास्तां बयां कर रहे थे। मयूरी ने शर्मिंदा होकर कहा, आंटी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आगे से कमलेश आंटी ने कहा, मैडम आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसमें शर्माने की क्या बात? वैसे मैं देख रही हूँ आपकी जांघें अभी भी कांप रही है। आप लेट जाइए, मैं आपके लिए खजूर का सूप लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी कांपती टांगों को देखा और शर्म से बिस्तर में घुस गई। उसने चादर ओढ़ ली जिसमें सिद्धार्थ की मर्दाना खुशबू बसी थी।
तभी अचानक उसका हाथ तकिए के नीचे किसी चीज से टकराया। यह वही खून से सना रुमाल था, उनके प्यार और उनकी पवित्रता का गवाह। तभी दरवाजा खुला और सिद्धार्थ अंदर आया। वो कैजुअल कपड़ों में बहुत रिलैक्स्ड लग रहा था। उसने दवा का पैकेट सिद्धार्थ को दिखाकर कहा, दवा लगा दूं? आगे से मयूरी ने विरोध करके कहा, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कोमलता से दवा लगाई। मयूरी ने चुपचाप उसकी बाहों में लेटी रही। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, क्या आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? आगे से सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहलाकर कहा, नहीं, आज मैं अपनी हनी के साथ रहूंगा। वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे, जब तक कमलेश आंटी की हंसी ने उन्हें वास्तविकता में नहीं लौटा दिया। वैसे ही प्यार मोहब्बत के बाद सोमवार को दोपहर कॉलेज के बाद मयूरी गुलाबी कोट पहने गेट पर खड़ी थी। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। वो सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। तभी तेज हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। एक सिल्वर रंग की पोर्श उसके ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक युवक बाहर निकला। मस्टर्ड शर्ट, ब्लैक जींस और चेहरे पर एक ऐसी चमक जो किसी को भी दीवाना बना दे। उसको देखते ही मयूरी की सांसें थम गई। ये वो चेहरा था जिसे उसने 3 साल से नहीं देखा था। उसने चौंक कर धीरे से कहा, सचिन गुप्ता। लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही, जैसे उसने सचिन को पहचाना ही न हो। तभी सचिन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही पुरानी सौम्य मुस्कान थी। उसने मयूरी के पास आकर कहा, मयूरी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? आओ, मेरे गले लगे। इससे पहले कि मयूरी कुछ समझ पाती, सचिन ने उसे हवा में उठा लिया और 2 बार घुमाकर कहा, मयूरी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तभी मयूरी ने उसका विरोध करके कहा, सचिन, मुझे नीचे उतारो। लोग उन्हें देख रहे थे। दिल्ली का छोटा राजकुमार वापस आ गया था। वजह, सचिन ने उसे नीचे उतारा, लेकिन उसका हाथ मयूरी के कंधे पर ही रहा। मयूरी ने असहज होकर खुद को थोड़ा पीछे किया। वो अब शादीशुदा थी। सचिन की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक आया। उसने धीरे से कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तो क्या मुझे छूने भी नहीं दोगी? तभी उनको भीड़ में से लड़कियों की आवाजें आने लगी। किसी लड़के ने फुसफुसा कर कहा, अरे ये तो यंग मास्टर सचिन है। मयूरी कितनी किस्मत वाली है। भीड़ ने सचिन की तरफ हाथ उठाया। फिर मयूरी के गाल पर एक जोर से किस करके सचिन ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें ही स्वीट बातें सुना रहा हूं। उसकी इस हरकत से मयूरी अपनी जगह पर जम गई। ये स्पर्श, ये उसे उन झूठी अफवाहों की याद दिला गया। उसने सचिन को धक्का दिया। ठीक उसी समय एक लैंड रोवर वहां आकर रुकी, जिसे सिद्धार्थ बाहर निकला। ब्लैक ओवरकोट और सूट में वो किसी बादशाह की तरह लग रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन निगाहें तीखी थी। मयूरी ने उसको देखते ही पुकार कर कहा, सिद्धार्थ। मयूरी राहत की सांस लेकर उसकी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन सचिन का हाथ अभी भी उसी के कंधे पर था। तभी सिद्धार्थ उनके पास आया। मयूरी ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। ये उसका नखरा दिखाने का तरीका था। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर सचिन की तरफ इशारा करके कहा, सिद्धार्थ, ये सचिन भाई हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने सचिन के पास जाकर पूछा, ओह यंग मास्टर सचिन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सचिन ने भी उसी अंदाज में जवाब देकर कहा, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है यंग मास्टर सिद्धार्थ। मयूरी की पसंद अच्छी है। तभी भीड़ फिर से कानाफूसी करने लगी। भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा, सुना तुमने, मयूरी और सचिन गुप्ता की बेडरूम तस्वीरें लीक हुई थी। यह सुनकर मयूरी का चेहरा पीला पड़ गया। सचिन ने तुरंत सिचुएशन को संभाल कर कहा, यह सब झूठ है। मैं मयूरी को अपनी छोटी बहन मानता हूं। अगर हम मयूरी और एक बिस्तर पर होते, तब भी हम ऐसा कुछ नहीं करते। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, यह मुझे साफ दिखता है। सिद्धार्थ के शब्दों में गहरा अर्थ था। उसे पता था कि मयूरी कुंवारी थी, इसलिए वो जानते थे कि सचिन के साथ उसने कुछ नहीं किया। वो सचिन के लिए एक अदृश्य थप्पड़ जैसा था। सचिन का चेहरा तना रह गया, लेकिन उसने टॉपिक चेंज करके कहा, मयूरी, मैं अभी लौटा हूँ। मुझे दादी और आंटी से मिलना है, इसलिए आज रात का खाना मैं तुम्हारे घर पर खाऊंगा। उसकी बात सुनकर आगे से मयूरी ने मासूमियत से कहा, ठीक है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर प्यार से कहा, सिद्धार्थ, चलो आज रात माँ के घर चलते हैं। सिद्धार्थ ने भी सहमति जताकर कहा, ठीक है।
इसके बाद वो वापस अपने विला की तरफ चल पड़े। वापसी में लैंड रोवर के शांत माहौल ने मयूरी ने झिझक कर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ क्या तुम्हें बुरा लगा? सिद्धार्थ ने मिरर में पीछे आधी पोर्च को देखकर कहा, किस बात का मयूरी? तभी मयूरी ने उसको सफाई देकर कहा, सचिन भाई ने मेरी गाल को चूमा, तुमने देखा होगा। सिद्धार्थ, हम बचपन के साथ एक साथ थे, पले बड़े, और हम भाई बहन के जैसे ही हैं। आगे से सिद्धार्थ ने मयूरी को देखकर कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली और कहा, थैंक यू हबी, तुम बहुत अच्छे हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मयूरी कितनी भोली थी। उसने ये प्रश्न पूछा कि उसे किस से आपत्ति है और न कि सचिन से। मयूरी सचिन को भाई मानती थी, लेकिन एक मर्द होने के नाते सिद्धार्थ सचिन की नजरों को पढ़ सकता था। सचिन की आंखों में भाई वाला प्यार नहीं था। वो मयूरी को एक मर्द की तरह चाहता था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, दादी से मिला। सचिन का हर वाक्य सिद्धार्थ को चुनौती दे रहा था। सिद्धार्थ की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। सचिन ने इन 18 सालों में मयूरी को पीछे क्यों नहीं किया, एक रहस्य था। लेकिन अब जब वो वापस आ गया तो उसके इरादे साफ थे। वो युद्ध की घोषणा कर रहा था। सिद्धार्थ ने मन ही मन में सोचा, क्या मुझे आपत्ति है? बिल्कुल है, लेकिन मेरी वाइफ को ये पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही वो विला पहुंच गए। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मयूरी की माँ के घर जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उनकी गाड़ी रात के अंधेरे में मयूरी की माँ के घर की तरफ बढ़ गई, जहां एक और नाटक उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। चंचल ने उत्साह से दरवाजा खोला और सामने खड़े कपल को देखकर वो खिल गई। उसने खुशी से मुस्कुराकर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ, तुम लोग आ गए। आज मैंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। तभी उनके पीछे से एक परिचित आवाज आई, चंचल आंटी। यह आवाज सुनते ही चंचल हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, सचिन, तुम? वो सचिन को देखकर भावुक हो गई। उसने इमोशनल होकर आगे कहा, तुम तो दिन ब दिन और भी हैंडसम होते जा रहे हो। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती थी। तभी बाहर का शोर सुनकर दादी अपने कमरे से बाहर आ गई। उनकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। सचिन ने तुरंत आगे बढ़कर दादी को सहारा देकर कहा, दादी, मैं आपसे स्पेशल मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर दादी की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। उसने सचिन की तरफ देखकर कहा, सचिन, सच में तुम हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। आगे से सचिन ने उनकी तारीफ करके कहा, दादी, आप भी अभी जवान लगती हैं। तभी दादी की नजर मयूरी और सिद्धार्थ पर पड़ी। सिद्धार्थ ने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ा था, लेकिन दादी ने बुलाने पर मयूरी ने शर्म के मारे हाथ छुड़ा लिया। दादी यादों में खो गई। उसने पुरानी बातें और याद करके कहा, मुझे याद है जब तुम दोनों छोटे थे। मयूरी ने दादाजी का पसंदीदा गुलदस्ता तोड़ा था और सचिन ने इल्जाम अपने सर ले लिया था। मार भी खाई थी। तुम दोनों को घर घर खेलना बहुत पसंद था। मयूरी राजकुमारी बनती थी और सचिन उसका रक्षक। बचपन की बातों ने मयूरी को शर्मिंदा कर दिया। उसने शर्माकर धीरे से कहा, दादी, वो सब पुरानी बातें हैं। तभी सचिन ने मयूरी को एक गहरी अर्थपूर्ण नजर से देखा और कहा, दादी, कुछ नहीं बदला है। मयूरी हमेशा से मेरी राजकुमारी रहेगी। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। यह बिल्कुल एक सीधा वार था। तभी सिद्धार्थ की धीमी भारी आवाज गूंजी। उसने मुस्कुराकर आगे बढ़कर कहा, यही आप लोग गलत हैं। अगर मयूरी आपकी राजकुमारी है तो मैं क्या हूं? मयूरी अब मेरी पत्नी है। सिद्धार्थ का स्वर शांत था, लेकिन उसमें अधिकार का भाव स्पष्ट था। उसकी बात सुनकर सचिन भी मुस्कान फीकी करने लगा। वहीं दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हंसकर माहौल को हल्का करके कहा, अरे, इस बुढ़िया को देखो, मैं तो भूल ही गई। सिद्धार्थ, ये सचिन है, गुप्ता परिवार का इकलौता पोता। सिद्धार्थ, तुम इसे अपना भाई ही समझना। आगे से सिद्धार्थ ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, बिल्कुल दादी, चूंकि वो मयूरी का भाई है, मैं उसे रिश्तेदार की तरह ही मानूंगा। खाने खाते वक्त माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत रहा। सिद्धार्थ ने जिस तरह माँ और दादी का सम्मान किया, उसने सबका दिल जीत लिया। वो उस घर का हेड लग रहा था। रात के खाने के बाद वो चंचल बर्तन धोने चली गई। तभी सचिन ने मौका पाकर पूछा,
आंटी, मेरे पास रहने की जगह नहीं, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकता हूँ? उसकी बात को सुनकर चंचल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। आखिर ये घर अब सिद्धार्थ का था। उसकी नजर में सिद्धार्थ समझ गया। उसने लापरवाही से कहा, माँ, ये घर आपका है और अगर सचिन यहाँ रहेंगे तो आपका और दादी का ख्याल रख पाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाद में सिद्धार्थ और सचिन बालकनी पर अकेले थे। हवा में ठंडक थी और तनाव भी था। तभी सचिन ने शुरुआत करके कहा, मास्टर सिद्धार्थ, मयूरी के कुंवारी होने की खबर ने मुझे चौंका दिया। 3 साल पहले उस रात के नशे में था मैं। मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ भी या नहीं भी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने रेलिंग पर झुककर व्यंग करके कहा, ओह, तो मास्टर सचिन खुद को निर्दोष मान रहे हैं? आगे से सचिन शांत रहा। उसने शांति से पूछा, बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? सिद्धार्थ की आंखों में बर्फ सी ठंडक आ गई। उसने कहा, तुम और मयूरी साथ पले बड़े हो। उस रात जब वो तुम्हारे कमरे में थी और खुद को बचा रही थी, क्या तुमने उसकी आवाज नहीं पहचानी? तुम जानते थे कि अभी कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुमने चुप्पी साधी। तुमने उस अफवाह को हवा दी जिसने मयूरी को बर्बाद कर दिया। उसकी बात सुनकर सचिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, मेरा मयूरी के साथ 18 साल का रिश्ता है। आप हमारे बीच में दरार नहीं डाल सकते। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा। उसने हंसकर कहा, मास्टर सचिन, क्या आपको अपनी स्थिति डगमगाती हुई नहीं लग रही? जिस लड़की को आप राजकुमारी कहते हैं, अब वो मेरी पत्नी है। उसकी माँ और दादी अब मुझे अपना बेटा मानती है। आप अब बस एक बाहरी व्यक्ति हैं। सचिन की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और कहा, इतनी जल्दी खुश मत होइए यंग मास्टर सिद्धार्थ। खेल अभी शुरू हुआ है। अब क्या करेगा सिद्धार्थ? ऐसा कौन सा खेल शुरू कर दिया है सचिन गुप्ता ने? क्या होगी आगे की कहानी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है।